and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC हिंदी। अनअकैडमी पर इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लस मेरा होता है। हम लोग पढ़ रहे थे मगध जनपद के बारे में पढ़ रहे थे, मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है, हम लोगों के द्वारा जो मगध महाजनपद के बारे में देखा गया, महाजनपद के बारे में देखा गया, सबसे प्रथम वंश कौन सा रहा है? बृहद्रथ वंश। कौन सा रहा सबसे प्रथम वंश को अगर देखा जाए? नहीं, ये क्लास हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नहीं है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। तो बृहद्रथ वंश के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और बृहद्रथ वंश के बाद दूसरा वंश आया हुआ था जिसका नाम क्या था? हर्यक वंश। कौन सा वंश इसका नाम था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश में एक शासक का, नोट वाले की बनी है मॉडर्न हिस्ट्री की, अब अलग से पढ़ा रहे हो उसी के आगे है, उसी के आगे आपका अगर नोट्स बना हुआ है तो आप देखिएगा, उसी के आगे का पार्ट में पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हम लोगों के द्वारा बिंबिसार क्या हो गए थे? कंप्लीट हो चुके थे। किसी को बिंबिसार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप उस काल के थोड़े थे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आपको तो उसके बारे में जानना है ना, सिर्फ उसे युद्ध थोड़े करना है। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? अजातशत्रु। किसके बारे में जानना है? अजातशत्रु के बारे में जानना है। देखिए, अजातशत्रु के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग को किताबों में अजातशत्रु का एक अलग नाम भी देता है। और कौन सा नाम देता है? कुड़िक नाम देता है, ये नाम देता है। दूसरा हम लोग को यह भी पता है कि महात्मा बुद्ध यानी कि गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इन्हीं की गद्दी पर यह मिलता है कि अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण तो आप लोग को पता है ना क्या होता है? बुद्ध जो होता है, जब अंतिम समय उनका रहा तो महापरिनिर्वाण हुआ था। और इन्हीं के संरक्षण में, अजातशत्रु के ही संरक्षण में इनके महापरिनिर्वाण हो जाने के कारण राजगिरी की सप्तकड़ी, कौन सा? सप्तकड़ी गुफा में अजातशत्रु की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति कराया गया। ठीक है, अजातशत्रु की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति कराया गया था, यह आपके राजगृह में ही। तो यह आपके अजातशत्रु के समय का है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इनके बारे में देखते हैं, इनकी राजधानी को लेकर अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को लेकर जल मार्ग का सबसे ज्यादा क्या दिया था? महत्व दिया था। और नदी दुर्ग की संकल्पना के द्वारा इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना चाहते थे। और यही रीजन रहा कि नदी दुर्ग के कारण पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना चाहते थे। ठीक है। और तीसरा, अवंती के डर से इन्होंने क्या किया? दुर्गीकरण और चार दीवारी का निर्माण कराया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है, यहां समझिएगा। अब मैं समझा दे रहा हूं कि अजातशत्रु गद्दी पर जब बैठे तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। और महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया तो सप्तकर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में, इन्हीं की अध्यक्षता में, अजातशत्रु की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति कराया जाता है। कौन सा? प्रथम बौद्ध संगति कराया जाता है। इन्होंने राजधानी मार्ग के बारे में अगर देखा जाए तो जल मार्ग को सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया था। और जल मार्ग को सबसे ज्यादा महत्व देने के कारण ही यह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शुरुआत बहुत सही हो गया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना है। और यहाँ पर मगध है, देखिएगा मैंने आप लोगों को ग्राफ के द्वारा भी समझाया था। यहां पर जैसे मगध है, मगध के जस्ट ऊपर यहां पर कौन सा एक महाजनपद था? यहां पर जो महाजनपद था वह था वज्जी। कौन सा है? वज्जी। यहां पर अगर एक छोटा सा जनपद को देखा जाए तो वह जनपद कौन सा है? अंग है। और यहां पर इस साइड में एक बड़ा जनपद अगर देखा जाए तो वह कौन सा था? अवंती। कौन सा था? अवंती था। ठीक है ना। यहां पे मगध के जस्ट सामने अगर देखा जाए तो एक जनपद था, कौन सा? काशी। और ऊपर इस साइड में देखा जाए तो एक जनपद था कौशल। ठीक है, अब आप खुद अपने से देखना कि मगध के आसपास में, अर्जुन गुड मॉर्निंग, मगध के आसपास में ही इतने सारे जनपद स्थित है। और उसमें मगध सक्षम इसलिए हो गया, मगध इसलिए सर्वश्रेष्ठ भी हो जाता है क्योंकि रीजन ये रहा कि मगध ने एक एक करके सभी को नहीं जीता। मैक्सिमम जैसे अंग के साथ, कौशल महाकौशल नरेश के साथ इन्होंने क्या कर लिया था? शादी संपन्न जोता कर लिया। अंग नरेश के साथ जोता शादी संपन्न कर लिया। वज्जी को अपनी तरफ मिला लिया। और वज्जी को जब मिला लिया तो अवंती को डराना क्या रहा? आसान रहा। और अवंती को जब जीते तो काशी को, फिर जो था अंग को मिला लिए। और इस प्रकार से एक एक करके राजनीतिक सहायता से और अपनी कूटनीति से इन्होंने जीत अर्जित किया हुआ था। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? अब अगर हम लोग यहां देखते हैं कि इनका वस्तु का या कूटनीतिक सलाहकार कौन था? कूटनीतिक सलाहकार कौन था? तो उसका नाम था वत्सकार। यह काफी फेमस नाम रहा है इतिहास के पन्नों में। इसलिए अगर कभी भी पूछा जाए वत्सकार जो है किसका राजनीतिक सलाहकार रहा, तो वो रहा था अजातशत्रु का। और इनकी राजनीतिक गतिविधियों को अगर देखा जाए, अगर हम लोग इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो जो अजातशत्रु है तो अजातशत्रु और परसेनजीत, अवंती नरेश, परसेनजीत, इन दोनों में क्या था? शत्रुता था। और यही रीजन हुआ कि अजातशत्रु और परसेनजीत में क्या होता है? युद्ध होता है। अजातशत्रु और परसेनजीत दोनों में शत्रुता होता है। मैंने आप लोगों को अभी ग्राफ के द्वारा बताया। परसेनजीत में इन्होंने क्या किया? कौशला नरेश, अंग और वज्जी और काशी, इन सबको मिला लिया और अवंती नरेश के ऊपर जो होता है अटैक किया। अवंती नरेश परसेनजीत की इसमें क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और जब इसमें पराजय हो जा रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो परसेनजीत की जो पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? वाजीरा।
तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा की शादी करनी पड़ती है और शादी करने के बाद इनके काशी को वापस कर दिया जाता है। काशी को वापस कर दिया गया, मतलब काशी को अवंती नरेश को सौंप दिया गया प्रसेनजीत को। और प्रसेनजीत की जो बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम क्या था, वजीरा, याद रहेगा नाम, क्या नाम था, वजीरा। तो वजीरा के साथ इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां सबसे बड़ा एक जो संघ रहता है ना, ये संघ था वज्जी संघ, ठीक है ना, वज्जी संघ था। और वज्जी संघ के बारे में ये कहा जाता है कि ये टोटल 8 गणराज्य थे। मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले समझिएगा, टोटल इसमें कितने थे, 8 गणराज्य थे। तो 8 गणराज्य है और इसको तोड़ना, तो उसमें जो कूटनीतिक इनके सलाहकार थे, जिनका नाम क्या था, वत्सकार, इनकी सबसे बड़ी योग्यता साबित होती है। ये जाकर 8 गणराज्य में आपस में ही क्या कर देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। अवंती नरेश की पुत्री थी वजीरा, और वजीरा की शादी किसके साथ हुआ था, तो अजातशत्रु, ये मैंने बताया, अजातशत्रु के साथ। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है अब कि जो अजातशत्रु है, तो वज्जी संघ को इन्होंने क्या कर लिया, अपने में विलय कर लिया, वज्जी संघ का विलय। लेकिन हमें यह जानना है यहां पर कि जो वज्जी संघ था ना, जो वज्जी संघ था, यह टोटल कितने, 8 गणराज्यों से मिला हुआ था। 8 गणराज्य बने हुए थे और इसको तोड़ना कोई आसान नहीं था। वज्जी गणराज्य को तोड़ना काफी ही मुश्किल था। इसमें सबसे प्रथम बार भेजा गया था कूटनीतिज्ञ, और जो कूटनीतिज्ञ है जिनका नाम क्या था, वत्सकार इनके राज्यों में प्रवेश करते हैं। इनकी अहम भूमिका यहां पर है, ठीक ना, यहां पर इनकी अहम भूमिका होती है और यही यहां पर जाकर क्या करते हैं, इनको पराजित करते हैं। यहां पर जाकर आपस में फूट डाल देते हैं, या काम क्या कर देते हैं, आपस में फूट डालने का काम कर देते हैं। और फूट डालने के कारण इनकी शक्ति, वज्जी संघ की शक्ति क्या है, कमजोर हो जाती है। और फिर युद्ध में एक प्रयोग किया जाता है रथमूसल का। रथमूसल क्या होता है, तो हम लोग आधुनिक तोप बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, आधुनिक तोप बोल सकते हैं। यह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंकने का काम किया करता था। तो वज्जी गणराज्य को पराजित करने में जो सबसे अहम भूमिका रहा था, वह किसका रहा था, वत्सकार का और रथमूलक का रहा था। बस यही तो है। अजातशत्रु की मृत्यु हो जाने के बाद अब इनके गद्दी पर कौन बैठता है, उदयन बैठता है। कौन बैठता है, उदयन बैठता है, जिसको हम लोग उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, तो उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। उदयभद्र के बारे में अगर 2 पॉइंट्स आप लोगों के साथ में चर्चा करूं, तो इसने क्या किया था, पिता की हत्या किया था। अपने पिता की हत्या करके यह राजगद्दी पर बैठा था। और इसी ने सबसे प्रथम बार, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया ना कि पाटलिपुत्र को यह राजधानी बनाना चाहते थे। हाँ, राजधानी प्रबंधन, जी, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, 1 मिनट, चलिए। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को यह राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया। तो यह क्वेश्चन यहां पर इंपोर्टेंट है। बीपीएससी का भी एग्जाम जब देने आप जाते हैं, तो बीपीएससी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई दफा आया हुआ है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन सा था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी जो बनाने वाले थे, वह कौन से थे, उदयन थे। कौन से हैं, उदयन होते हैं। और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उदयन ने दोनों के दोनों धर्मों को स्वीकार किया था। उदयन के बाद गद्दी पर बैठता है अनिरुद्ध, ठीक है, गद्दी पर बैठता है कौन सा, अनिरुद्ध। अभिषेक, हाँ, उसके बारे में अभी कर रहा हूं 1 मिनट में। और अनिरुद्ध के बाद गद्दी पर बैठता है कौन सा, मुंडक, ठीक है, मुंडक बैठता है। और मुंडक के बाद सबसे अंतिम में जो गद्दी पर बैठता है, वह कौन सा है, दशक है या नागदशक। सबसे अंतिम जो हर्यक वंश का शासक रहता है, तो सबसे अंतिम हर्यक वंश का शासक कौन सा है, नागदशक है। और बनारस के जो मंत्री होते हैं, अमात्य, जिनको मंत्री कहा जाता है, तो बनारस के जो मंत्री होते हैं या राजपति होते हैं, शिशुनाग ने इसकी क्या कर दिया, अमात्य शिशुनाग ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद उनके द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया। अर्थात अब यहां से हम लोगों को शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ना है। एक पॉइंट से मेरे से मिस्टेक हुआ, ये वाला अवंती नरेश नहीं, कौशल नरेश की बेटी, कौशल नरेश की जो राजकुमारी थी वजीरा, उसके बारे में मैं यहां पर एक बार समझा दे रहा हूं ताकि क्लियर आप लोगों को। अगर हम कौशल देखते हैं ना, मैंने आप लोगों को शायद राजाओं का नाम लिखवाया हुआ है कौशल का, एक बार अपनी कॉपी को पलट कर देखिएगा। तो वहां सबसे प्रथम कौन होता है, कंस होता है। कंस के बाद अगर देखा जाए कौन आता है, महाकौशल आते हैं। कंस के बाद महाकौशल आते हैं, और महाकौशल के बाद ही कौन सा है, प्रसेनजीत है। और अजातशत्रु ने क्या किया था, तो अजातशत्रु ने यही प्रसेनजीत की बेटी वजीरा के साथ शादी किया था। यहीं पे प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, उसके साथ इन्होंने क्या किया था, शादी किया था। और कौशल नरेश को वजीरा के साथ शादी करके आपस में इन्होंने क्या कर लिया, व्यवहारिक संबंध बना लिया। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं इसी के शासक होते हैं कौन सा, विठल, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को कहानी बताया था कि प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के साथ गणराज्य में शादी करना चाहते थे, और इनकी शादी वहां की एक दासी से करा दी जाती है। जब यह बात प्रसेनजीत के बेटे को विठल को पता लगता है, तो विठल इस बात से काफी आक्रोशित होता है और आकर सबसे पहले अपनी मां और बाप की हत्या करता है और एक विशाल सेना लेकर पहुंच जाता है शाक्य गणराज्य में, और शाक्य गणराज्य को पूरी तरीके से उजाड़ देता है। शाक्य गणराज्य को पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद जब वो लौट रहा होता है, तो ताप्ती नगर में ज्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाने के कारण यह सेना सहित समाप्त हो जाता है। तो कौशल का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता है। तो यहाँ पर इसको मगध गणराज्य में क्या कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। अब इसे राप्ती रिवर, तो राप्ती नदी में क्या हो जाता है, ज्यादा बाढ़ आ जाने के कारण यह डूब जाता है। इसकी क्या हो जाती है, सेना जो लौट रही होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके बारे में, कौशल नरेश के बारे में इतना ही कहानी मैंने बता दिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, तो अब हम लोग यहां देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, शिशुनाग वंश के बारे में। अगर हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शासकों के बारे में हम लोग को मिलता है। एक शासक कौन सा है, तो शिशुनाग है, और दूसरा शासक इसमें कौन सा है, कालाशोक है।
कौन सा है? कालाशोक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें दो शासकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ ले? शिशुनाग के बारे में। बस हम लोग को सिंपल सिंपल इन लोगों के बारे में समझते हुए निकल जाना है। उतना ज्यादा डेप्थ में हम लोग को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताबों में भी इनके बारे में उतना ज्यादा डेप्थ नहीं दिया हुआ है। शिशुनाग ने क्या किया? तो शिशुनाग के समय ही अवंती और वत्स का विलय संभव हो पाया। अवंती और वत्स का विलय शिशुनाग के समय ही संभव हो पाया। दूसरा क्या है? पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसके द्वारा वैशाली को राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो वैशाली को इनके द्वारा राजधानी बनाया गया था, शिशुनाग के द्वारा वैशाली को पाटलिपुत्र से हटकर या वैशाली को इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया, उस राजधानी बनाने के पीछे क्या कारण था? रीजन क्या था? अगर हम लोग रीजन देखते हैं ना कि इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी क्यों बनाया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह पता लगता है कि वज्जी संघ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, और वज्जी संघ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही तो वज्जी संघ पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। बस इनके बारे में इतने दो पॉइंट्स जान गए काफी है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? दूसरे पॉइंट्स पे हम लोग को जानना है यहां पर इसके बारे में, कालाशोक के बारे में। किसके बारे में जानना है? कालाशोक के बारे में जानना है। अगर हम लोग कालाशोक के बारे में देखा जाए तो कालाशोक ने वज्जी संघ पे तो अब कब्जा किया जा चुका था, और जब वज्जी संघ पे कब्जा हो चुका था तो इनके द्वारा वैशाली से राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र पुनः कर दिया गया। यानी कि इनके द्वारा क्या किया गया? तो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को क्या है? राजधानी बनाया गया। और कालाशोक के बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर कहां पर? तो वैशाली में सेकंड बौद्ध संरक्षण कराया गया, बौद्ध संगति कराया गया, सेकंड बौद्ध संगति करवाया गया। बस इसके बारे में इतना ही है कालाशोक के बारे में। इसके बाद अब गद्दी पर कौन बैठता है? कौन से वंश का शासन होता है? तो मेन अब एक वंश आ जाता है, और वह वंश कौन सा है? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश, जिसके समय में सिकंदर का अटैक हुआ था भारत में। हाँ, अब वो यहां पर क्या है? नंद वंश है। यहां समझिएगा, अगर हम लोग एक नाम पे चर्चा करते हैं, सबसे प्रथम, हाँ वेरी गुड, महापद्म नंद द्वितीय है। अगर हम लोग पुराणों में इन सब चीज में प्लीज बैक, अच्छा, पुराणों में और उन सब चीजों में नजर डालते हैं तो हमें यह पता लगता है कि महानंदिन कौन से? तो महानंदिन बहुत संगति मतलब मीटिंग, एक प्रकार से कुछ निर्णय लेने के लिए सभी समुदाय के लोग और श्रेष्ठ आपस में बैठकर निर्णय लिया करते थे। हाँ, नंद के बाद ही मौर्य वंश हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश पढ़ना है। यानी कि आप लोग अब काफी नजदीक आते जा रहे हैं अपने इतिहास में, और बहुत पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस आप लोग को जरूरत है उसको रिवीजन करने की। अब चलिए, सबसे प्रथम अगर हम लोग नाम देखते हैं तो सबसे प्रथम नाम कौन सा है? महानंदिन। कौन सा नाम है? महानंदिन। अगर महानंदिन को देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा या किताबों में नंद वंश का इसको संस्थापक माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो महानंदिन को माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरे शासक को अगर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे महानतम जो शासक इसमें हुए हैं उनका नाम क्या है? महापद्म नंद। क्या नाम होता है? तो महापद्म नंद उनका क्या है? नाम है। अब देखिए, यह अब क्वेश्चन मार्क यहां उठता है कि इसका उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम कौन कौन से हैं? तो महापद्म नंद को अलग अलग किताबों में अलग अलग उपनामों से पुकारा गया है। एक इसका उपनाम है सर्व शत्रु संहारक। ठीक है ना? सर्व शत्रु संहारक, ये इसी का नाम है, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है? तो इससे अनुमान लगता है कि क्षत्रिय नहीं था। दूसरा है, इसे ही बोला जाता है भार्गव। क्या बोला जाता है? भार्गव। मतलब आप समझिए यहां पर इसको भार्गव क्यों बोला गया? भार्गव का अर्थ यहां पर यह रहा, परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार। और आप सभी लोगों को पता है कि भगवान जो परशुराम थे उन्होंने 21 बार ना या 36 बार, ऐसे ही शायद है, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी पर से विनाश किया था। मतलब क्षत्रिय को देखते ही, क्षत्रिय राजा को देखते ही उनके खून में ब्लड जो होता है काफी ज्यादा गर्म हो जाता, और तलवार पे जो होता है उनका फरसा जो था उसको जो था बाहर निकल जाता था। और यह भी महापद्म नंद ने भी क्या किया था? क्षत्रियों का संहार किया था। और यही रीजन है कि इनको क्या कहा गया? परशुराम का अवतार, यानी कि भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। उपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उपरो परशुराम के नाम से भी इनको जाना जाता है। उपरो परशुराम का मतलब यह हुआ सेकंड परशुराम। क्या हुआ? सेकंड परशुराम। इनको सेकंड परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? और एक और नाम इनको पुकारा जाता है, एक राट या एक छत्र। एक राट या एक छत्र अर्थात सभी दिशाओं को जीतने वाला, इनको ही क्या है? कहा गया। तो यह महापद्म नंद की कुछ नाम है, महत्वपूर्ण नामे हैं। वो नाम आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। नाम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाम तो समझ में आ गया। चलिए, अगर आप लोगों को नाम समझ में आ गया तो अब आगे का पॉइंट हम लोग एक बार देखते हैं इनके बारे में। आगे का पॉइंट चलिए, अगर हम लोग देखें तो कलिंग के अभिलेख, तो कलिंग के खारवेल के अभिलेख देखिए, कलिंग का जो खारवेल का अभिलेख मिला हुआ है ना, यह मुख्यतः कलिंग विजय का, ठीक है ना? कलिंग विजय के बारे में। और यहां पर एक और बताया गया है, तंसुली नहर का निर्माण। तो तंसुली नहर के निर्माण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और
इससे यह पता लगता है कि मगध क्षेत्र में नहरों का प्रथम साक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त लग रहा है? कलिंग के खारवेल के अभिलेख के द्वारा। जो महापदम नंद थे, तो महापदम नंद के एक मित्र थे। मित्र का क्या नाम था? पाणिनि। आप लोगों ने इनका नाम सुना है क्या किताबों में? पाणिनि। इनके मित्र का क्या नाम था? पाणिनि। और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, और उस किताब का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। हाँ, संस्कृत का पिता, अष्टाध्यायी। वेरी गुड। इन्हीं के मित्र थे पाणिनि, आपके महापदम नंद के ही मित्र होते हैं। याद रहेगा? चलिए, महापदम नंद के बाद अगर हम लोग नजर डालते हैं, तो महापदम नंद के बाद हमें प्राप्त होते हैं कौन से? घनानंद। कौन से हैं? घनानंद। घनानंद के बारे में अगर देखा जाए, तो सबसे अंतिम शासक होते हैं, सबसे अंतिम शासक होते हैं। और घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और यह कुछ किताबों में बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सहायता से घनानंद पर अटैक करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन यह जरूर संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद पर आक्रमण कर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, जो घनानंद के दरबारी कौन थे? तो उसका नाम था सकटाल, और एक और है स्थूलभद्र, इसी के दरबारी थे। ये दोनों के दोनों इनके समय में अमत्य हैं। और इनके घनानंद के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे? तो विद्वान का नाम अगर देखा जाए, तो इन्हीं के समय विद्वान मिलते हैं। वर्ष नाम के विद्वान है, उपवर्ष विद्वान है, ये नाम है इन लोगों का, या वरुचि नाम के हैं, या एक और नाम चंद्रगुप्त ने सिकंदर को बताने गया था कि मदद कैसे किया जाता है। अच्छा, नहीं, सहायता भी कुछ लोग बोलते हैं कि मांगने गया हुआ था। ठीक है, ये सभी के सभी क्या थे? इनके राज दरबार में विद्वान थे। इन्हीं के समय अगर देखा जाए, तो कर का बोझ सबसे ज्यादा घनानंद के समय अगर देखा जाए, तो जनता पर कर का बोझ सबसे ज्यादा जो तय कर दिया था, और यही रीजन है कि जनता में इनको लेकर काफी ज्यादा रोष था। यूनानी ग्रंथों में जो घनानंद है, यूनानी ग्रंथों में इसको किस नाम से पुकारा गया है? अग्रमीज के नाम का। यानी कि घनानंद के लिए अग्रमीज का प्रयोग हुआ है। तो घनानंद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अग्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया है यूनानी ग्रंथों में। तो ये टोटल पॉइंट्स हम लोग किस पे आ जाते हैं? घनानंद पे आते हैं। यहां तक देखिए, कहानी तो बहुत सारा है। अगर कहानी में कहूं, तो यह 16 प्रकार के अपने अपने ही बहुरूपियों को बनवा कर रखा हुआ था, ताकि इसको कोई मार ना पाए। चंद्रगुप्त मौर्य एक बार सक्षम हो भी जाते हैं इसको मारने में, तो इसको नहीं मारते, इसके बहुरूपियों को मार पाते हैं वो। तो अलग अलग बहुरूपिया बनवा कर रखा गया था। और उस समय तो लोग जानते भी नहीं थे ना, फोटो नहीं था ना, मीडिया नहीं था ना उतना, इसलिए पता भी नहीं था कि कौन है, चेहरा भी लोगों के पहचान नहीं था। तो कहानियां बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में इन लोगों को अग्रमीज, ठीक है, यूनानी ग्रंथों में, यूनानी भाषा में इसका नाम प्राप्त होता है अग्रमीज। तो कहानी अगर हम लोग देखें ना, तो बहुत ज्यादा कहानी मिल जाएगा, लेकिन हमारे किताब में और हमारे लिए जो सबसे मेन, जहां से इतिहास का शुरुआत हो रहा है, वह कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। तो हम लोग 5 PM वाली क्लास में मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। पता नहीं, शायद कोई नहीं, हम लोग 5 PM वाली